टाइम था 24 अक्टूबर 2025 का और जगह थी हरियाणा का सोनीपत। जब सुबह के करीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो चुका था और एक सुरेश नाम का व्यक्ति बाजार में कुछ एक काम के लिए आया था। अब अपना काम निपटा लेने के बाद वो वापस अपने गांव तुर्कपुर जा रहा था। वो अपनी बाइक पर सवार था और जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है तो उसने देखा कि इस टाइम रोड के ऊपर दो तीन लोग खड़े हुए हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति नीचे भी गिरा पड़ा है। आसपास के दुकान वाले जो कि अब सुबह के टाइम अपनी यहाँ पर दुकान खोल रहे थे, वो लोग सारे के सारे इकट्ठा होकर इन्हीं लोगों की तरफ देख रहे हैं। और इन सभी चीजों को सुरेश जब तक समझ पाता, उसकी बाइक उन व्यक्तियों के पास पहुंच चुकी थी। और उसी टाइम जो व्यक्ति यहाँ पर रोड पर घूम रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति सुरेश के पास आता है। उसने उसे हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश की। सुरेश आराम से रुक भी जाता है क्योंकि उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और उसी टाइम जिस बंदे ने इसे यहाँ पर रोका था, उसने उसके सामने बंदूक लगा दी और ये बात कही कि उसे उसकी बाइक चाहिए। सुरेश अब करता भी तो क्या करता, अगर वो यहाँ से बाइक भगाकर लेकर भी जाता है तो जो उसके हाथ में गन थी, उसके अंदर से जो गोली निकलने वाली थी, वो उससे ज़्यादा स्पीड में तो नहीं भाग सकता था। तो अब सुरेश बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और उसके बाद वो अपनी बाइक से नीचे उतरकर बाइक उन्हें ही थमा देता है कि भाई, तुम्हें बाइक जहाँ पर भी लेकर जानी है आप लोग लेकर जा सकते हैं। और वो तीनों के तीनों लोग इस बाइक पर बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। और इस घटना के करीबन एक डेढ़ मिनट बाद ही एक बूढ़ा व्यक्ति भागकर यहाँ पर आता है। इस टाइम वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से रो रहा था, चिल्ला रहा था, क्योंकि जो ये तीन लोग यहाँ से भाग कर गए थे, इन तीनों ही लोगों ने दो लोगों की यहाँ पर काफी ज्यादा बेरहमी से जान ले ली थी। और जो अब ये बूढ़ा व्यक्ति यहाँ पर भाग कर आ रहा था, ये था बुधराम। बुधराम ने आकर ये बात बताई कि यहाँ पर एक तो इसका बेटा धर्मवीर है और दूसरा इसका पोता मोहित है। वो इन दोनों को इस टाइम संभालने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही यहाँ से वो तीनों ही लोग जाते हैं तो यहाँ पर आसपास में जितनी भी भीड़ थी, उन्होंने भी आकर इन्हें संभालने की कोशिश की कि हो सकता है अगर इन्हें टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो शायद ये लोग बच जाएं। लेकिन जिस तरीके से कि इनकी बॉडी पर गोलियां लगी हुई थी, उन्हें देखकर कोई भी अंदाजा नहीं था कि ये लोग बच पाएंगे। पुलिस के पास इस टाइम तक कॉल कर दिया गया था। पुलिस यहाँ पर आ चुकी थी और पुलिस ने जब आकर यहाँ पर पूछताछ करनी शुरू की, जितने भी लोग यहाँ पर आसपास में खड़े हुए थे, तो उन लोगों ने ये बात कही कि जनाब, वो लोग यहाँ पर स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे। एक दो लोग ऐसे भी मौजूद थे जिन्होंने कि एग्जैक्ट पुलिस वालों को बताना शुरू किया कि मैं उसी तरफ देख रहा था क्योंकि वो गाड़ी बहुत ज्यादा तेजी में आई थी। सबसे पहले तो उस गाड़ी ने आते ही ये लोग उस टाइम बाइक पर जा रहे थे, इन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के कारण ये दोनों के दोनों बाप और बेटा नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद गाड़ी से दो तीन लोग बाहर निकल कर आते हैं और वो लोग लगातार इनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। जो ये लड़का है, इसने इस टाइम हेलमेट पहन रखा था, लेकिन एक गोली ऐसी आती है जो कि सीधा का सीधा इसके हेलमेट में आकर लग जाती है। ये दोनों के दोनों बाप और बेटा यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। ये इस टाइम ऊपर वाले रोड पर अपनी बाइक चला रहे थे, लेकिन जैसे ही इनके ऊपर हमला होता है तो ये लोग नीचे कूदकर दूसरी तरफ भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमलावर यहीं पर रुकने वाले नहीं थे, जबकि उन्होंने तकरीबन इनके ऊपर 25 से 30 गोलियां चलाई होगी। और पुलिस ने जब इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की, यहाँ पर आसपास में तहकीकात की, तो पुलिस को लगभग 21 के आसपास खाली खोखे मिल भी जाते हैं। पुलिस ने इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन ये दोनों के दोनों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। फोरेंसिक टेस्ट में ये बात पता चलती है कि इन्हें तो तकरीबन 16 से 17 गोलियां लग चुकी थी। और यही कारण है कि इन दोनों ही लोगों ने लगभग उसी टाइम जब इनके ऊपर हमला हुआ होगा, उसी टाइम अपनी जान गंवा दी थी। पुलिस अब बुधराम से ही पूछने लगती है कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, आखिरकार ये लोग कौन थे, इन लोगों ने आकर आपके बेटे के ऊपर, पोते के ऊपर गोलियां चलाई थी। और इसी टाइम इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के सामने काफी सारे खुलासे होते हैं और एक काफी ज्यादा लंबी कहानी पुलिस ऑफिसर्स के सामने आती है। पुलिस को ये बात पता चलती है कि ये जो आपस में इन लोगों की दुश्मनी चल रही थी, जिन्होंने आकर इन लोगों को मारा है, ये दुश्मनी काफी ज्यादा पुरानी है। एक लड़के ने, मोहित ने, जो यहाँ पर अपनी जान गंवा दी, ये लड़का मोहित और नितिन सैनी नाम का एक लड़का, ये दोनों आपस में दोस्त हुआ करते थे। लेकिन 2020 के आसपास इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और उसी टाइम मोहित ने ये बात सोच ली थी कि वो नितिन को जिंदा नहीं छोड़ने वाला है।
ये छोटी सी एक बात को लेकर आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। उसके बाद ये लड़ाई धीरे धीरे कर इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी कि मोहित ने अब ये ठान ही लिया था कि वो अपने दोस्त नितिन को जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। और 17 नवंबर 2020 को जब दिवाली को बीते हुए सिर्फ 2-3 दिन ही हुए थे और उस टाइम नितिन सैनी अपने मामा के घर पर गया हुआ था, लेकिन दिवाली मनाने के लिए वो अपने माता पिता के पास आया हुआ था। और इसी टाइम मोहित उसे अपने पास बुला लेता है। उस टाइम मोहित के साथ उसका एक और भी दोस्त था और ये दोनों के दोनों दोस्त नितिन को अपने साथ ले जाकर एक वीरान जगह पर इसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो लोग इसका गला घोंटकर इसकी जान लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी जान नहीं जाती। लेकिन मोहित यहीं पर रुकने वाला नहीं था, जबकि वो उस छोटी सी बात को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि उसने एक सुए से, जो कि वो पहले से अपने साथ लेकर आया हुआ था, उसने नितिन के ऊपर काफी सारे हमले कर दिए। वो लगातार बार बार नितिन के ऊपर तब तक हमले करता है जब तक कि नितिन ने अपनी जान न गंवा दी। दूसरी तरफ नितिन के माता पिता को तो इस बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था कि उनका बेटा पूरा ही दिन गुजर चुका है, अभी तक वापस क्यों नहीं आया। और जब उन्होंने जाकर पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस नितिन को ढूंढना शुरू कर देती है, तो अगले काफी दिनों तक नितिन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और 25 नवंबर को उसकी डेड बॉडी झाड़ियों में पड़ी हुई मिल जाती है। पुलिस इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। दूसरी तरफ नितिन के माता पिता, इसके परिवार के लोग भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिरी टाइम में किसके साथ गया था। तभी मोहित का नाम सामने आता है और इस टाइम नितिन के परिवार का एक सदस्य राहुल इस बात को लेकर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है कि एक छोटी सी बात के चलते उसने नितिन की जान कैसे ले ली। इस टाइम उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। उसने अपने परिवार के लोगों को, सभी लोगों को ये बात बोल दी थी कि जिसने भी नितिन की जान ली है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला है, और उसने प्लानिंग अब बनानी शुरू कर दी थी। राहुल का तो ये कहना था कि उसका भाई सिर्फ और सिर्फ दिवाली मनाने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन मोहित ने उसकी दिवाली तक अच्छे से नहीं मनने दी। दिवाली के तुरंत बाद काफी ज्यादा बेरहमी से मार डाला, तो वो उसकी भी जान दिवाली के आसपास ही लेने वाला है। और जैसे ही टाइम 2024 की दिवाली का आता है, तो उस दिन मोहित अपने एक और दोस्त के साथ गांव से बाहर गया हुआ था। जब वो वापस आ रहा था तो राहुल को इन सारी ही चीजों के बारे में पहले से ही पता चल चुका था, और वो अपने एक और दोस्त को लेकर मनीष का पीछा करना शुरू कर देता है। उसका दोस्त बाइक चला रहा था और पीछे पीछे राहुल उसका पीछा कर रहा था, और एक स्पेसिफिक जगह पर पहुंच जाने के बाद राहुल ने मोहित के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। मोहित का जो अब साथी था, जो कि इस टाइम बाइक चला रहा था, उसे जैसे ही पता चलता है कि इनके ऊपर तो गोलियां चल रही हैं, तो वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बाइक को बहुत ज्यादा स्पीड में भगाते हुए इनके पास से बच निकलता है। बाद में मोहित ने जाकर अपने परिवार वालों को इस बारे में बता दिया कि कुछ इस तरीके से इसके ऊपर हमला हो रहा था, और बाद में राहुल का नाम सामने आता है। मोहित के घर वालों ने जाकर पुलिस में इस बात की कंप्लेंट कर दी, और इस टाइम मोहित के ऊपर पहले से जो उसने नितिन का कत्ल किया था उसका तो केस चल ही रहा था। पहले तो इसे जेल में डाल दिया गया था, लेकिन बाद में ये जमानत पर बाहर आ जाता है। और दूसरी तरफ राहुल तो पहले से वेट कर ही रहा था कि जैसे ही ये जेल से बाहर आएगा तो दिवाली के आसपास ये इसकी जान ले लेगा। लेकिन इस टाइम ये दोनों के दोनों लोग यहाँ से बच निकलते हैं, लेकिन बच निकलने से पहले एक गोली मोहित को लग जाती है। उसे बाद में पीजीआई रोहतक में ले जाकर एडमिट करवाया जाता है। इस टाइम दूसरी तरफ राहुल के ऊपर भी केस चलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन राहुल ने जाकर मोहित के परिवार के साथ समझौता करने की कोशिश की कि आपके बेटे ने कुछ कांड ही ऐसा किया था जिसके चलते मेरे अंदर इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। आप लोग ही सोचिए कि अगर आपके परिवार के सदस्य के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो आप क्या करेंगे। और मोहित के परिवार के लोग भी इस बात को समझ सकते थे, जिसके चलते वो लोग उसका केस वापस ले लेते हैं। लेकिन मोहित के ऊपर तो अभी भी केस चल रहा था और वो उसकी तारीखें भुगत रहा था। राहुल अपने एक दोस्त मनीष के साथ काफी बार मोहित के घर पर गया था, इसी बात की सुलह करने के लिए कि जो कुछ भी उससे हो गया है वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा, और बस इस बात का सुलझेड़ा कर लिया जाए। और आखिर में मोहित के घर वाले भी मान जाते हैं कि हमारे लड़के ने कुछ कांड ही ऐसा कर रखा था, और ये दोनों के दोनों परिवार आपस में बैठकर हम समझौता कर लेते हैं कि कोई भी किसी को भी नहीं मारेगा। और ये लोग बिल्कुल अब शांत बैठ चुके थे। मोहित को भी यही बात लगा करती थी कि उसने जो एक कत्ल कर रखा है अब उसे सिर्फ और सिर्फ उसकी तारीखें भुगतनी है। और वैसे सामने वाले परिवार के साथ अब इनकी रजामंदी हो चुकी है, ये लोग एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यही सारी बातें इस टाइम मोहित सोच रहा था। लेकिन जैसे ही दिवाली 2025 की आई तो 24 अक्टूबर 2025 को राहुल एक स्कॉर्पियो का
जुगाड़ करता है। अपने साथ उसने अपने दो दोस्त सन्नी और अंकुश को अपने साथ ले लेता है और उसे पहले से ही पता था कि मोहित कुछ इस तरीके से यहाँ से जाने वाला है। आज उसकी तारीख है तो वो लोग पहले से ही उसका पीछा करने लग जाते हैं और जब उन्हें ये बात लगने लगती है कि अब वो लोग काफी अच्छे से इनकी जान ले सकते हैं तो उन्होंने जाकर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से इनकी बाइक पर टक्कर मार दी। बाइक को टक्कर लगते ही उसका बैलेंस बिगड़ गया और दोनों के दोनों वो बाप बेटे वहीं पर गिर जाते हैं और उसके बाद ये तीनों ही लोग अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उसके बाद उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक लगातार वो उनके ऊपर गोलियां चला रहे थे। वो उन्हें जिंदा छोड़ने का एक भी चांस नहीं लेना चाहते थे और कुछ ही देर बाद वो दोनों के दोनों बाप बेटे अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन अभी जब ये लोग यहाँ से वापस भागने की कोशिश करते हैं, वापस ये लोग अपनी गाड़ी में बैठे, उसी टाइम वो गाड़ी काफी ज्यादा जल्दबाजी में ये लोग गाड़ी चला रहे थे तो गाड़ी डिवाइडर में जाकर फंस जाती है। अब गाड़ी वहां से बाहर नहीं निकल रही थी जिसके चलते ये लोग वहीं पर घूम रहे थे और उसी टाइम सुरेश अपना नॉर्मली काम निपटा लेने के बाद वापस घर की तरफ जा रहा था। उन्होंने उस बाइक वाले को देखा और उसे वहीं पर रुकवा लिया और उसके बाद उस बाइक पर बैठकर वो लोग वहां से भाग जाते हैं। बुधराम बाद में आकर ये बात बताता है कि ये दोनों यहाँ पर नहीं आए थे जबकि इनके पोते की तो आज तारीख थी तो ये लोग कोर्ट में जाने वाले थे। दरअसल घर से तो ये तीन लोग निकले थे लेकिन बीच रास्ते में ही दिल्ली गेट के पास उसे थोड़ा काम था तो वो बीच रास्ते में ही उतर जाता है। लेकिन जैसे ही 300-400 मीटर दूर ये लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर इनकी टक्कर हो जाती है और उसके बाद तो इनके ऊपर लगातार गोलियां चलती जा रही थी जो कि गोलियों की आवाज और जो ये टक्कर की आवाज थी ये बुधराम को पता चल जाती है। लेकिन जब तक ये अपने बच्चों के पास आ पाता उससे पहले ही इन दोनों ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज सुबह करीब 9:30 पे ये अपना मोहित व उसका फादर धर्मवीर दोनों गोपालपुर से करखोदा के लिए आ रहे थे तो हाईवे के ऊपर अपोजिट साइड से एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई काले रंग की, उनको दोनों को टक्कर मारी और वो हाईवे से नीचे गिरा दिया उनको। हाईवे से नीचे गिरने के बाद उसमें से दो लड़के, अभी तक तो ये बात सामने आई, दो लड़के निकले और दोनों ने उन पे ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कम से कम वहाँ 10 से 12 राउंड फायर हुए। मौके पे ही दोनों की डेथ होगी वहाँ पे। और अभी ये बात सामने आई है कि इसमें पुरानी रंजिश चली आ रही है इनकी। ये जो मोहित है ये पहले एक 302 में वांटेड था, ये अरेस्ट भी हुआ था और अदालत में केस भी चल रहा है। फिर भी इन मोहित के ऊपर एक बार और अटेम्प्ट हुआ था तो जिसमें 3 लड़के अंकुश, राहुल और सन्नी, ये 3 लड़के गिरफ्तार हुए थे। तो जो स्कॉर्पियो मालिक है तो उससे पूछताछ की गई है तो उसमें नाम सामने आए हैं। हमारी इसमें 5 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द से जल्द हम मुलजिम को राउंड अप कर लेंगे। बाद में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चलता है कि मोहित की लगभग 1-1.5 साल पहले ही शादी हुई थी और इस टाइम इसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो मोहित तो अपनी जान गंवा चुका है। अब उसकी पत्नी का और जो बेचारा बच्चा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ उसका क्या होगा, क्योंकि उसके तो दादा ने भी अपनी जान गंवा दी, उसके पिता ने भी अपनी जान गंवा दी। आगे चलकर उस बेचारे को तो ना तो अपने पिता का प्यार मिल पाएगा और ना ही अपने दादा का। और दोस्तों इस केस के बारे में अगर आप लोग कुछ और भी जानते हो जो कि मैं यहाँ पर ना बता पाया हूँ, आप लोगों को इस कहानी के बारे में कुछ और भी पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ध्यान जरूर रखें। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट स्माइलिंग ब्रेव को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।